गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल के सभी जो व्यूअर्स हैं हमारे, सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर फिर से एक बार। और आज हमारे आरओ स्पेशल क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के सेट नंबर 3 की। और इसमें हम ऑलरेडी 2 सेट कर चुके हैं। इससे पहले मैंने इसी सीरीज में हमारे इंडियन इकोनॉमी के 10 सेट ऑलरेडी करवा रखे हैं। तो जिनको अभी तक इसके बारे में पता नहीं है वो जाकर के इनको देखें। इकोनॉमी के 10 सेट कीजिए और 10 सेट इधर आपके हिस्ट्री के हो जाएं। उसके बाद फिर से हम इकोनॉमी पर आएंगे। इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके माध्यम आप तक हम पहुंचाएंगे। और उसके बाद फिर हमारी करंट की सीरीज भी आएगी। तो जितने भी हमारे जीएस के पार्ट हैं वे सभी अलग अलग सेट में आप तक पहुंचाए जाएंगे। और जो लोग केवल इसको प्रैक्टिस करके छोड़ देते हैं और अभी तक उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आपको फायदा ये मिलेगा कि आप कभी अगर भूल जाएंगे तो डेली के डेली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जितने भी वीडियो जिसमें अपलोड किए जा रहे हैं वे सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो इसके लिए आपको अलग से ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी और आपकी जो कंपटीशन की तैयारी है वो और ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और बार बार इसको देखें। इसकी जो व्याख्या कराई जा रही है उससे अपने पर्सनल नोट्स बनाएं और इनको रिवाइज करें और इसका फायदा उठाएं आप अपने फाइनल एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और जैसे कि मैंने बताया था कि ना केवल आरओ 2023 के लिए, इवन जितने भी कंपटीशन के एग्जाम आप देते हैं, चाहे वो वनडे के हो या आपके यूपीएससी से रिलेटेड हो, किसी भी जीएस ओरिएंटेड एग्जाम में आप इन प्रैक्टिस सेट का फायदा उठा सकते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन का क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं या किस संस्कृति से मैच करते हैं। देखिए इतिहास में जो हमारी संस्कृतियों की जो प्राचीनता जाती है, जो वो संस्कृति जो भारत में सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है वो हमारी सिंधु सभ्यता है। तो क्या सिंधवासी जो थे वो चांदी का प्रयोग करते थे या उन्हें चांदी का ज्ञान था या वो चांदी का व्यापार करते थे, इसके बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो आप इस प्रश्न का उत्तर तुरंत दे देंगे। आगे हम आपको बताएंगे ही। तो पूछा गया है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं। ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, डी चांदी के आहत सिक्कों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ए हड़प्पा संस्कृति में। देखिए हड़प्पा संस्कृति जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि इन लोगों के जो सभ्यता थी उसमें कांसे का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता था। और कांसा 2 धातुओं से मिलकर के बनता है, एक तांबा और दूसरा टिन। तो तांबा और टिन को मिलाकर के जो कांसा बनता था उसी कांसे का ये लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे। इसीलिए हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन संस्कृति भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा इन लोगों को सोने का, चांदी का और अन्य कीमती धातुओं का भी ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था। लोहे का ज्ञान बाद में उत्तर वैदिक कालीन जो सभ्यता के लोग थे उनको हुआ है। तो ये जो महत्वपूर्ण धातुओं में से जो चांदी थी, ये चांदी कहां से मंगवाया करते थे, इसके साक्ष्य मिले हैं इतिहास में, पुरातात्विक खुदाई में। आप जानते हैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में जितनी भी जानकारी हमको मिलती है वो पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है। इतिहास जानने के हमारे पास 2 माध्यम है, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों में लिखित सामग्री मिलती है, लेकिन ये एक ऐसी सभ्यता है जिसमें लिपि का विकास तो हो गया था लेकिन इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। तो इसीलिए इसे हम प्रोटो हिस्टोरिक एज में रखते हैं, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। यानी कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में हमें जो लिखित साक्ष्य है उससे जानकारी नहीं मिलती। जो भी जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, जिसमें खुदाई के माध्यम से जो साक्ष्य मिले हैं उसी से हम हड़प्पा कालीन लोगों के बारे में जान सकते हैं। तो इन्हीं खुदाई में मिले साक्ष्यों से हमें पता चला कि हड़प्पा काल के जो लोग थे उन्हें चांदी का ज्ञान था। और ये चांदी जो मंगाते थे या आयात करते थे वो कहां से आयात करते थे। चांदी आयात करते थे ये ईरान से। आप जानते हैं कि हड़प्पा कालीन लोगों का विदेश व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में था और बहुत सारी समकालीन सभ्यताओं के साथ ये आयात निर्यात या व्यापार किया करते थे। तो ईरान से, ईरान क्या है, मेसोपोटामिया या सुमेर की सभ्यता।
तो ईरान से ये चांदी का आयात करते थे। और कहाँ से चांदी मंगाते थे? ये अफगानिस्तान से चांदी मंगाते थे। आगे और पूछा जा सकता है कि सिंधुवासी कहाँ से चांदी मंगाते थे, तो ये नाम है ईरान से, अफगानिस्तान से, और कहाँ से मंगाते थे? फारस से मंगाते थे। इन सब देशों के साथ इन लोगों का व्यापार था। फारस से मंगाते थे और साथ ही साथ दक्षिण भारत से भी चांदी को मंगाते थे। यानी कि कुल मिलाकर के हड़प्पा संस्कृति में चांदी का प्रयोग होता था, जो भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है, क्योंकि हड़प्पा से पहले की सभ्यताओं के बारे में हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भारत में चांदी के प्रयोग का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। तो हड़प्पा काल के लोग यहाँ से चांदी का आयात किया करते थे। पश्चिम भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति किसे कहते हैं? दो शब्दों से मिलकर के बना है, तांबा और पत्थर, यानी कि पाषाण। यानी कि ऐसे लोग जो तांबे के औजार भी प्रयोग करते थे और पत्थर के औजार भी प्रयोग करते थे। तो एक ही संस्कृति के लोग दोनों प्रकार के औजार यूज करते थे, उपकरण यूज करते थे, तो इन्हें कहा गया ताम्र पाषाणिक संस्कृति। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहां पर डेवलप हुई थी? पश्चिमी भारत में। ठीक है, ये पश्चिम भारत में डेवलप हुई थी। और जाहिर सी बात है कि यह हड़प्पा के शुरुआती दौर में विकसित होने वाले कुछ शुरुआती संस्कृतियां थी, छोटे छोटे स्तर पर जो रहती थी। वैदिक संहिताओं में, वैदिक संहिता किसे कहते हैं? वेद। संहिताओं का एक नाम वेद भी है। तो पूछा गया है कि क्या वैदिक कालीन जो वेद है, साहित्य है, उसमें चांदी की उपलब्धता के बारे में मिला है? ये बिल्कुल सही नहीं है। और चांदी के आहत सिक्कों में मिला है। आहत सिक्के क्या होते हैं? आहत सिक्कों का मतलब होता है जो सिक्के दबा करके प्रेशराइज करके बनाए जाते हैं और जिन पर कोई ना कोई एक चिन्ह होता है, तो उनको आहत सिक्के कहते हैं। भारत में सबसे पहले प्राप्त होने वाले आहत सिक्के मिट्टी के होते थे और ये 600 ईसा पूर्व के हैं। यानी कि भारत में मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ और ये भारत में मिलने वाली पहली मुद्रा जो है ये मिट्टी की आहत मुद्रा होती थी। तो ये इसकी व्यापक व्याख्या हमने कर दी, आगे आपके काम आएगी। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब सिंधु घाटी के संदर्भ में ये दो कथन कहे गए हैं, इनको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इन कथनों में से कौन कौन सा सही है। देखिए, मैंने कई बार आपको बताया है, कई बार बच्चे यहां से गलती करते हैं। ये ह्यूमन एरर आपसे नहीं होनी चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है आपके एग्जाम में। तो पूछा है कि कौन से सही हैं, कभी कभी पूछता है कौन से सही नहीं हैं। तो यहां आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा सिंधु घाटी के संदर्भ में सही है। पहला है, यह प्रमुखतया लौकिक सभ्यता थी तथा यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे परंतु वर्चस्वशाली थे। तो ये धर्म के बारे में कहा गया है कि सिंधु घाटी के लोगों की जो धार्मिक स्थिति थी वो कैसी थी। दूसरा, इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल सही है। पिछले जो मैंने सेट्स क्लियर कराए हैं उसमें आपको बताया कि भारत में सबसे प्राचीन लोग जिनको कपास का ज्ञान था या जो कपास का इस्तेमाल करते थे वे सिंधुकालीन लोग थे। और इसके बारे में हमें जो मेसोपोटामिया के लेख हैं उनमें भी उदाहरण मिलता है। मेसोपोटामिया की जो लेख हैं समकालीन सभ्यता, देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, ये दोनों सभ्यताएं हमारी सिंधुकालीन सभ्यताओं की ही समकालीन थी। और तमाम साक्ष्यों से ये पता चलता है कि इन सभ्यताओं का भारत की सिंधु सभ्यता के साथ व्यापारिक लेन देन होता था। तो आपस के जब संपर्क में आए तो एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ यहाँ पर बताया गया है, लेकिन सिंधुकालीन लोगों की लिपि विकास उस स्थिति में नहीं था जैसा कि सुमेरियन सभ्यता का था। तो सुमेरियन लेखों में हमें यह पता चला कि इन्होंने जिस सिंडोन नाम का इसमें वर्णन किया है वो सिंडोन कपास के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। और सिंडोन को इंडन नदी से, यानी कि भारत की जो इंडस नदी जिसको कि सिंधु नदी के नाम से हम जानते हैं, उसे ये लोग इंडस नदी या बोलते थे। तो कुल मिलाकर के भारत की सिंधु नदी से संबंधित होने के कारण जो सिंडोन शब्द है उसका जो एक प्राचीनता है वो सिंधु सभ्यता से मिलती है, इसीलिए यह माना जा रहा है लिखित साक्ष्य के आधार पर। इसके अलावा भारत में जो सिंधुकालीन जो बहुत सारी साक्ष्य मिले हैं, इन्हीं सिंधुकालीन साक्ष्य में मोहनजोदड़ो से कपास के वस्त्रों की जो छाप मिली है उससे भी लगता है कि सिंधुकालीन लोगों को कपास का ज्ञान था। तो ये दूसरा कथन बिल्कुल सही है।
पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। लौकिक सभ्यता क्या होती है? जिसमें वर्तमान या भौतिक संदर्भ में लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि पारलौकिक जीवन पर। तो हमने देखा कि जब सिंधुकालीन जो लोग थे, इनकी जो धार्मिक रीति रिवाजें थी, वे वर्तमान जीवन को ज्यादा फोकस करते थे, ना कि पारलौकिक जीवन को। तो ये वाली बात भी सही है। यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे, परंतु वर्चस्वशाली थे। बिल्कुल सही है, यानी कि धार्मिक तत्व जो है वो उपस्थित थे सिंधुकालीन सभ्यता में, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। यहां पर वर्चस्वशाली के बीच में नहीं शब्द आप लिख दो, वर्चस्वशाली नहीं थे। इसका मतलब यह है कि धार्मिक कर्म कांड नहीं थे। सिंधुकालीन सभ्यता में धार्मिक रीति रिवाज तो थे, लेकिन वे समाज पर वर्चस्वशाली नहीं थे, यानी कि कर्मकांडी नहीं थे। जैसे कि वैदिक काल में हुआ था, कर्मकांड इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि धर्म का वर्चस्व समाज पर हो गया था और धर्म धीरे धीरे पारलौकिक हो गया था। ये स्थिति सिंधु सभ्यता में नहीं थी। तो सिंधुकालीन जो लौकिक सभ्यता थी, बिल्कुल सही बात है। धार्मिक तत्व महत्वपूर्ण थे, उपस्थित थे, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। और इस समय लोगों को कपास का ज्ञान भी था और कपास से वस्त्र भी बनाए जाते थे। दोनों सही हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा? सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न इसलिए कठिन हो जाते हैं कि आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि दोनों सही है या नहीं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? निम्नलिखित के आने का यानी कि जो भारतीय इतिहास में तमाम जो घटनाक्रम हुए हैं, इन घटनाक्रम का सही क्रम क्या है? सबसे पहले उसको रखना होगा जो सबसे पहले हुआ। इस तरह उत्तरोत्तर हमें एक क्रम बनाना होगा। तो क्या लिखा है? पहला सोने के सिक्के, दूसरा आहत मुद्रा के चांदी के सिक्के, तीसरा लोहे का हल, चौथा नगर संस्कृति। अब ये पूछा गया है इनको क्रम से लगाने के लिए। देखिए, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? सोने के सिक्के भारत में कुषाणों ने चलाए। ठीक है, कुषाण जो थे, इन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए और भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के ढालने का श्रेय जो है वो गुप्त शासकों को जाता है। इसके बाद क्या हुआ? सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए, तो अभी हम देखेंगे कि कुषाणों की स्थिति कहां आती है। अगर इन चारों में देखें, पहले स्थान पर क्या आया था? तो पहले स्थान पर आया था नगर संस्कृति। क्योंकि नगर संस्कृति के बारे में हम बता चुके कि सिंधु सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, जो कि इन सब में सबसे पहले थी। तो सबसे पहले आएगा नगर संस्कृति। लोहे का ज्ञान कब हुआ है भारत के लोगों को? जब लोहे का ज्ञान हुआ, तभी लोहे के हल का ज्ञान हुआ। तो लोहे का मैंने बताया कि उत्तर वैदिक काल में 6ठी ईसा पूर्व के आसपास इनको भारत के लोगों को या भारत में लोहे के हल का विकास हुआ था। तो हम इस हिसाब से इसको दूसरे स्थान पर लगा देते हैं। ठीक है, ये दूसरे स्थान पर आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा सोने के सिक्के, यानी कि तीसरे स्थान पर सोने के सिक्के आ जाएंगे और चांदी के सिक्के गुप्त काल में सबसे पहले चलाए गए, तो ये चौथे स्थान पर आ जाएगा। अब हमारा जो क्रम होना चाहिए 4 3 1 2 होना चाहिए। ठीक है, 4 3 1 2, राइट आंसर इज सी। ये देखिए, इस प्रकार से आपको लगाना होता है। आप इनको नहीं रट सकते क्योंकि ऑप्शन है, कभी अगले प्रश्न में आगे पीछे करके बना देंगे। इनका समय कालानुक्रम आपको ध्यान में रखना होगा और उसी प्रकार से आप इनको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से क्षीणतम कारण का मतलब होता है ऐसे कारण जिसकी संभावना बहुत कम है, उस कारण को इंगित कीजिए। देखिए, सिंधु सभ्यता एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी, लेकिन समय के साथ साथ उसमें गिरावट आई और वह समाप्त हो गई। और सिंधु सभ्यता के बाद भारत की दूसरी ज्ञात सभ्यता जो वैदिक सभ्यता है, वो मूलभूत रूप से पूरी तरह से सिंधु सभ्यता से भिन्न थी। तो जो इतिहासकार हैं वो अपने अपने विचारों से कारण बताते हैं कि किस प्रकार से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ होगा। हालांकि सिंधु सभ्यता के पतन में कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था, बल्कि अलग अलग नगरों का पतन अलग अलग कारणों से हुआ और इसमें काफी लंबा समय भी लगा होगा। तो सिंधु सभ्यता के पतन के जो तमाम कारण बताए गए हैं
उन्हीं में से 4 कारण यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता के पतन की संभावना बहुत कम होती है। यानी कि सिंधु सभ्यता के पतन में जितने भी जिम्मेदार कारण थे उनमें से सबसे कम जिम्मेदार कारण इन 4 में से कौन सा है, क्योंकि क्षीणतम कारण पूछा है। पहला ए है लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं। लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रही। ऐसा माना जा रहा है कि जो बाढ़ आई, लगातार जो जलवायु परिवर्तन हुआ, निरंतर बाढ़ आई, तो बाढ़ आने की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ा और उसकी वजह से जो सिंधुकालीन लोग, क्योंकि नदियों के किनारे रहते थे, तो उनका जो एक तरह से अस्तित्व है वो खतरे में पड़ गया और धीरे धीरे नदियों के जल भराव की वजह से वो नष्ट होते गए, उनके नगर नष्ट होते गए, ऐसा माना जाता है। तो बाढ़ आना एक कारण माना गया है, महत्वपूर्ण कारण माना गया है। मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती गई, ये भी सिंधु सभ्यता की पतन का एक कारण माना गया है। पतन मतलब हिरास का कारण माना गया। ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि धीरे धीरे जब निरंतर जो सिंधु सभ्यता कालीन समाज है वो जब आगे बढ़ता रहा तो उसमें जो मिट्टी थी, मिट्टी में लवणता यानी कि क्षारीयता बढ़ती गई और इसकी वजह से मिट्टी की उर्वरता शक्ति में कमी हो गई, क्योंकि सिंधुकालीन लोग कृषि पर निर्भर थे और कृषि के आधार पर ही या कृषि के बेस पर ही पूरा जो व्यापार वाणिज्य है वो टिका हुआ था। तो ऐसी स्थिति में मिट्टी में क्षारीयता बढ़ने के कारण उसकी उर्वरता कम हो गई, जिससे सिंधुकालीन लोगों की जीविका और अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा और उनकी नगरीय सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगी। तीसरा है भूकंप के कारण सिंधु सभ्यता के मार्ग में परिवर्तन हुआ, जिससे आप्लावन हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु सभ्यता में भूकंप आया था और इसका साक्ष्य वो मानते हैं कि कालीबंगा से मिलता है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। सिंधुकालीन सभ्यता में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो वो कालीबंगा से मिलते हैं। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि सिंधु काल में भूकंप आया था और इस भूकंप आने की वजह से सिंधुकालीन जो मार्ग था, सिंधु नदी का जो रास्ता था वो डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी कि सिंधु नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो भूकंप के कारण बदल गया। और क्योंकि सिंधु इनकी प्रमुख नदी थी, पूरी सिंधु सभ्यता ही इनको कहते हैं, ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास बसे हुए थे, इसलिए भूकंप के कारण नदियों के जो मार्ग हैं उनमें परिवर्तन हो जाने से सिंधुकालीन सभ्यता खतरे में पड़ गई और धीरे धीरे वो उसको पतन की ओर चली गई। चौथा है आर्यों ने आक्रमण करके हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों में इंद्र को युद्ध का देवता माना गया है और इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब होता है किलों को नष्ट करने वाला। तो कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये किले जो थे जिन्हें के इंद्र ने नष्ट किया, ये किले सिंधु सभ्यता के बड़े बड़े नगर थे। इसीलिए क्योंकि आर्यों के सबसे बड़े देवता कौन थे, ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे बड़े देवता इंद्र ही थे। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्यों ने या इंद्र ने जो है वो सिंधु सभ्यता का पतन कर दिया और इसके लिए ये मोहनजोदड़ो में मिलने वाले तमाम जो नर कंकाल हैं उनका उदाहरण देते हैं। इनका मानना है कि आर्यों द्वारा आक्रमण करने के कारण एक साथ लोग एक ही स्थान पर मरे हुए पाए गए, यह बाह्य आक्रमण का साक्ष्य है। और बाह्य आक्रमण करने वाले ये लोग आर्य थे, क्योंकि इनके प्रमुख देवता इंद्र को युद्ध का देवता और पुरंदर कहा गया है। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार हैं वो इस तथ्य को नकारते हैं कि आर्य सिंधु सभ्यता के संहारक थे। यह बात तथ्यहीन है, क्योंकि किसी एक नगर में किसी एक स्थान पर मानव नर कंकालों के ढेर मिलने से हम पूरी सभ्यता के नष्ट होने का आकलन नहीं कर सकते। इसलिए ये सिंधु सभ्यता के पतन के जो 4 महत्वपूर्ण कारण दिए गए हैं, इनमें जो आर्यों के आक्रमण वाला विचार है यह सबसे क्षीणतम कारण माना जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यह प्रश्न आगे भी रिपीट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, मैंने अभी बताया सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मूलभूत अंतर थे। तो पूछा गया है कि मुख्य अंतर क्या थे, उन्हीं से संबंधित प्रश्न है ये।
ए, इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। किसके पास? सिंधु घाटी के पास। ठीक है, पूछा है सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से कैसे भिन्न थी, ये पूछा है। तो क्योंकि सिंधु घाटी के लोगों के पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल सही है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता में कबीलाई समाज था। वैदिक सभ्यता पशुचारण पर आधारित थी, जबकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कृषि और व्यापार आधारित सभ्यता थी, बड़े बड़े नगर थे इसमें। ठीक है, बी है, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ठीक है, सिंधु घाटी के लोगों के पास चित्रलेखीय लिपि थी, हालांकि इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। जबकि वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं जिनसे कि हमको वैदिक कालीन लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, मुख्यतया वेद, तो वेद जो है ये माना गया है कि वेद सुन करके अगली पीढ़ी को सुनाए गए थे। वेद जो है वो लिखित रूप में नहीं मिले हैं, क्योंकि वेदों को ईश्वरीय कृति माना गया है, मानव द्वारा लिखित इनको नहीं माना गया है। तो इस प्रकार से वैदिक कालीन लिपि स्पष्ट रूप से उतनी प्राचीन नहीं मिलती जितना कि यहां पर मिलती है। सी, इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। बिल्कुल सही बात है, सिंधु घाटी के लोगों के पास को लोहे का ज्ञान नहीं था, रक्षा शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये युद्ध प्रिय नहीं थे। जबकि वैदिक कालीन लोग युद्ध प्रिय थे और उत्तर वैदिक काल आते आते इन्हें लोहे का ज्ञान भी हो गया था। तो कुल मिलाकर के सिंधु और वैदिक कालीन लोगों में एक अंतर ये भी था, लोहे और युद्ध के संदर्भ में। डी है उपरोक्त सभी। तो यहां पर लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से किस मायने में भिन्न थी, तो डी है उपयुक्त सभी। यानी कि इन तीनों कथनों के संदर्भ में सिंधु और वैदिक सभ्यता में बहुत भिन्नता पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ए, मानसहरा, बी, शहबाजगढ़ी, सी, बोगजपोई और डी, जूनागढ़। देखिए, जो आर्य थे, आर्य कौन थे? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। ठीक है, यानी कि आर्य एक विशेष भाषा बोलने वाले लोग थे, और यह भाषा क्या थी? भारोपीय भाषा। भारोपीय भाषा क्या होती है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। भारोपीय भाषा में संस्कृत, लैटिन और जर्मन आदि भाषाएं आ जाती हैं। तो इतिहासकार, सभी इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्य जो है वो यूरोप से आए, और आर्यों का मतलब होता है श्रेष्ठ जन, यानी कि श्रेष्ठ भाषा बोलने वाले लोगों को श्रेष्ठ जन कहा गया। और ये श्रेष्ठ भाषा क्या थी? इनमें भारतीय भाषाएं और यूरोप की भाषाएं मिलकर के भारोपीय भाषा यानी कि इंडो ग्रीक लैंग्वेज, और इन्हीं में संस्कृत थी, इन्हीं में लैटिन भाषा थी, इन्हीं में रोमन भाषा थी, इन्हीं में अन्य महत्वपूर्ण ग्रीक भाषाएं आदि हुआ करती थी। इतिहासकार ये मानते हैं कि जो आर्य थे इन्होंने वैदिक सभ्यता की स्थापना की, यानी कि भारत की वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे और ये बाहर से आए थे। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये आर्य जो है वो यूरोप से आए थे, कुछ मानते हैं कि ये आर्य ईरान से आए थे। तो सबके अलग अलग मत हैं और सबने अलग अलग अपने अपने उदाहरण दिए हैं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं और उसके तथ्य के रूप में साक्ष्य भी प्रस्तुत करते हैं कि जो आर्य थे, भारत में आने वाले आर्य वो थे जो संस्कृत भाषा बोलते थे, और ये यूरोप से आए थे। यूरोप में पहले ये सभी लोग एक साथ रहा करते थे और अलग अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन साथ रहने की वजह से इनकी भाषाओं में समानता आ गई थी। जैसे संस्कृत में पिता को पितृ कहा गया है, इंग्लिश में पिता को फादर कहा गया है, जर्मन में पिता को बिटर कहा गया है। यानी कि सारी भाषाओं में अगर देखें तो पिता शब्द में आपस में काफी समानता दिखाई देती है, और यह समानता इसलिए आई क्योंकि ये सभी लोग भारतीय भाषा बोलने वाले एक विशेष समुदाय के थे जो पहले कभी साथ साथ रहा करते थे। बाद में तमाम कारणों, कभी प्राकृतिक परिवर्तन या कहीं किसी अन्य कारण की वजह से ये सभी लोग यहाँ से अलग अलग स्थानों पर चले गए और वहां पर इन्होंने अलग अलग सभ्यताओं को जन्म दिया। और भारत आने वाली जो शाखा थी इन आर्यों की, भारोपी भाषा बोलने वाले वे लोग जो भारत में आए, संस्कृत भाषा बोलते थे, और भारत में आकर के इन्होंने जो संस्कृति स्थापित की उसे हम आर्य संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहते हैं। हम इसे वैदिक संस्कृति इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बारे में पूरी जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इन्हें वैदिक संस्कृति कहते हैं। क्योंकि इस संस्कृति के संस्थापक आर्य थे, इसलिए हम इसे आर्य संस्कृति या सभ्यता भी
कहते हैं। लेकिन कुछ विचारक मानते हैं कि नहीं, ये यूरोप से भारत नहीं आए बल्कि ईरान से भारत आए, और ईरान को हम यहाँ मध्य एशिया में, अगर ईरान की जगह मध्य एशिया होता तो भी सही होता। और ये इसके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, और वह उदाहरण है एक अभिलेख। इस अभिलेख को साक्ष्य बना करके कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो आर्य थे, भारत में आने वाले जो आर्य थे, वे यूरोप से नहीं बल्कि ईरान से भारत में आए थे। इसके लिए वे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ऑप्शन सी, बोगज कोई अभिलेख। ये बोगज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व पुराना है, बहुत महत्वपूर्ण, इसके बारे में जानिए। 1400 ईसा पूर्व ये पुराना है, और ये कहां से मिला है? ये मिला है मध्य एशिया से, ठीक है, ये मध्य एशिया से मिला है बोगज कोई अभिलेख। साक्ष्य क्या है? इस बोगज कोई अभिलेख में जिन देवताओं का नाम लिखा हुआ है वे देवता ऋग्वैदिक कालीन महत्वपूर्ण देवता हैं, जैसे इंद्र, ठीक है, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, इंद्र, वरुण, मित्र, और इसमें एक और देवता का नाम मिलता है नासत्य, लेकिन ये नासत्य जो है ये ऋग्वैदिक कालीन देवता नहीं थे। तो ये जो 3 देवताओं के नाम मिलते हैं ये देवता वैदिक कालीन देवता थे, और वैदिक कालीन देवता जो है इनके नाम अगर उस अभिलेख में मिलते हैं जिसकी खुदाई मध्य एशिया से होती है तो इतिहासकार ये मानते हैं कि जरूर इस क्षेत्र का वैदिक काल से कोई ना कोई संबंध जरूर था। इसका मतलब है कि जो आर्य भारत में आए वे ईरान होते हुए भारत में आए थे। यह साक्ष्य बोगज कोई अभिलेख से मिलता है, और यह भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख भी माना जाता है। बोगज कोई भारत में मिलने वाला भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है, भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है, ठीक है, क्योंकि बिला तो ईरान से मध्य एशिया से है, लेकिन भारत के संदर्भ में जानकारी देने वाला भारत की संस्कृति का प्राचीन अभिलेख है। समय मैंने बता दिया, वैदिक कालीन मैंने बता दिया, तो इस आधार पर ईरान से आर्यों के आगमन का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा ये जो मानसेहरा अभिलेख है, मानसेहरा अभिलेख जो है ये वर्तमान पाकिस्तान से मिलता है, और यहां से जो 14 अभिलेख एक साथ लिखे हुए अशोक के मिलते हैं, ये अशोक कालीन अभिलेख है, बहुत महत्वपूर्ण है। मानसेहरा वर्तमान में कहां पर है? ये पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। शहबाजगढ़ी भी क्या है? अशोक कालीन है, शहबाजगढ़ी अभिलेख भी अशोक कालीन है। और शहबाजगढ़ी अभिलेख में एक और महत्वपूर्ण बात मिलती है कि इसमें जो लिखाई की गई है, जो लिखने का लिपि का साक्ष्य है, ये भारत में सबसे प्राचीन लिपि का साक्ष्य है, और जिसको पूरी तरह से पढ़ा भी गया है। तो ये महत्वपूर्ण है। बोगज कोई बता दिया हमने मध्य एशिया से। जूनागढ़ रुद्रदामन का अभिलेख है जो गुजरात के गिरनार पर्वत के समीप है, और इसी जूनागढ़ अभिलेख में पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के एक अधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य के एक अधिकारी पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया गुजरात में। तो सुदर्शन झील के निर्माण से यह पता चलता है कि इस समय नहरों द्वारा सिंचाई की भी व्यवस्था की जाती थी, और यह भी पता चलता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो कहीं ना कहीं यहां पर ये गिरनार पर्वत पर एक महत्वपूर्ण नियंत्रण स्थापित करते थे। ये साक्ष्य यहां से मिलता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का अभिलेख है, ठीक है। ये जो सुदर्शन झील के निर्माण की स्टोरी है ये बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने आर्यों के आदि देश, आदि मतलब आरंभिक देश यानी कि मूल निवास, जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे थे, मूल देश वो जहां से आर्य आए थे, इनमें से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ए शंकराचार्य, बी एनी बेसेंट, सी विवेकानंद, और डी बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने एक किताब लिखी, द आर्किटिक होम ऑफ आर्यंस, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी द आर्किटिक होम ऑफ आर्यंस नाम से एक किताब लिखी, और इस किताब में इन्होंने बताया कि आर्य जो है वो आर्कटिक प्रदेश से आए थे। आर्कटिक प्रदेश मतलब उत्तरी ध्रुव से।
ठीक है, उत्तरी ध्रुव से आर्य आए थे और आर्य उत्तरी ध्रुव के रहने वाले मूल निवासी थे। क्यों? इसके पीछे उन्हें उदाहरण क्या दिया? इसके पीछे उन्होंने उदाहरण दिया कि तत्कालीन सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता जो कि सुमेरियन सभ्यता थी, वहां से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है जिसका नाम है जेद अवेस्ता, ईरानी ग्रंथ जेद अवेस्ता, और भारत का और ऋग्वेदिक कालीन ग्रंथ जो है ऋग्वेद। तो जेद अवेस्ता और ऋग्वेद जो है ये एक ही समान अवधि में लिखे गए थे और दोनों ही ग्रंथों में काफी बातें एक जैसी लिखी गई हैं। तो ये उदाहरण इन्होंने दिया कि क्योंकि तिलक कहते हैं अपनी किताब में, क्योंकि जो सुमेरियन सभ्यता है यह ऋग्वेदिक सभ्यता के समकालीन है और सुमेरियन ग्रंथ जेद अवेस्ता में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात के बारे में लिखा हुआ है और यह स्थिति उत्तरी ध्रुव पर ही पाई जाती थी। इसलिए क्योंकि जो जेद अवस्था में वर्णित स्थिति उत्तरी ध्रुव से बिलोंग करती है, तो सुमेरियन सभ्यता से संबंधित लोग भी, यानी कि जो ईरान की सभ्यता है उसके संस्थापक भी उत्तरी ध्रुव में ही भारत जो आर्य हैं उनके साथ रहा करते थे, क्योंकि आर्यों और सुमेरियन लोगों के आपस में समानता के बारे में कई जगह हमें उदाहरण मिलते हैं। इसीलिए दोनों ही सभ्यताएं ये उत्तरी ध्रुव से ही पनपी हैं और दोनों ही सभ्यताओं के संस्थापक उत्तरी ध्रुव से निकल के आए। तो तिलक का मानना है कि आर्य संस्कृति के संस्थापक आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, बल्कि यह भारत के ही, बल्कि यह आर्कटिक जो ध्रुव है या आर्कटिक क्षेत्र है या उत्तरी ध्रुव है वहां से भारत की ओर आए, क्योंकि वहां प्राकृतिक परिवर्तन हो रहे थे, वहां पर जलवायु परिवर्तन हो रहे थे, तो उनसे सुरक्षित होने के लिए यह भारत में आए और इन्होंने आर्य संस्कृति की स्थापना की। अगला प्रश्न है, तिरई नाम क्या है? तिरई, ठीक है, इसको वेद त्रयी भी बोलते हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे इसको वेद त्रयी भी लिखा हुआ पाएंगे। तो वेद त्रयी क्या है? ए 3 वेदों के नाम है, बी धर्म संघ व युद्ध का नाम है, सी हिंदू धर्म के 3 देवताओं का नाम है और डी 3 मौसमों का नाम है। तो इसका सही उत्तर है ए 3 वेद हैं। लेकिन ये 3 वेद कौन से हैं? देखिए कुल मिलाकर के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इनमें से किन तीनों को इस वेद त्रयी में माना गया है? बहुत महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए। तो इसमें जो वेद त्रयी हैं उनमें अथर्ववेद नहीं आता। आरंभिक 3 वेद जो हैं वह वेद त्रयी में आते हैं, अथर्ववेद इसमें नहीं आता। ये महत्वपूर्ण बात है। वेदों को और क्या क्या कहते हैं? वेदों को हम श्रुति भी कहते हैं, संहिता भी कहते हैं। वेदों को श्रुति इसलिए कहते हैं क्योंकि वेद सुन करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाए जाते थे। वेदों का संकलन बाद में किया गया, लेकिन वेद आरंभिक अवस्था में लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुए थे। तो इसलिए आरंभिक 3 वेदों को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतया किसको समर्पित है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, ऋग्वेद के जो अध्याय हैं उन्हें मंडल का नाम दिया गया है। तो ऋग्वेद के कुल 10 मंडल हैं। इस 10 मंडल में ये जो 9वां मंडल है यह किसके संदर्भ में लिखा गया है? पूरी तरह से इनमें से किसके संदर्भ में इसमें वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 9वें मंडल में? ए इंद्र और उनका हाथी, बी उर्वशी एवं स्वर्ग, सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, डी सोम और इससे पेय पर नामाकृत देवता। तो डी होगा सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता, यानी कि ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता एक तरह से देखिए ऋग्वेद में हिमालय के मुजवंत पर्वत का उल्लेख किया गया है और यहीं से सोमरस प्राप्त होता था और यह सोमरस यज्ञ आदि के अवसर में इसका पान किया जाता था। अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो ये एक प्रकार का पेय पदार्थ था, एक प्रकार का मादक पेय पदार्थ था जिसका प्रयोग वैदिक कालीन लोग किया करते थे। तो इन्हीं को समर्पित था पूरा ये 9वां मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? ए सूर्य सूक्त, बी पुरुष सूक्त, सी दान सूक्त स्तुति और डी पूर्ण सूत्र। यानी कि विवाह, हालांकि
विवाह जो है बाद के समय में, उत्तर वैदिक कालीन समय में विवाहों के बहुत सारे स्वरूप सामने आए, विवाह के बहुत सारे प्रकार सामने आए, लेकिन आरंभिक आर्य संस्कृति में ही विवाह एक संस्कार बन चुका था और इससे संबंधित एक समारोह का आयोजन भी किया जाता था। इसका वर्णन हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में स्थित पुरुष सूक्त से मिलता है। ठीक है, अगला वैदिक युग में, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि वैदिक युग में इनमें से क्या सही गलत है। ये जो 4 कथन लिखे हुए हैं, इनमें से 3 कथन वैदिक काल के संदर्भ में सही हैं, लेकिन 1 कथन गलत है, वही हमारा उत्तर होगा। ऐसे प्रश्न बहुत सरल माने जाते हैं, लेकिन एक जैसे होते हैं तो कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, इसलिए इनको बहुत बारीकी से देखेंगे हम। लेकिन अगर सरल प्रश्न आपके गलत होते हैं तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। चलिए ध्यान से देखते हैं, वैदिक काल में इनमें से क्या नहीं होता था या होता था। ए, बहुविवाह नहीं थे। बी, बाल विवाह प्रमुख था। सी, विधवा पुनः विवाह कर सकती थी। डी, पत्नी का समाज में उच्च स्थान था। अब देखिए, ऑप्शन ए की अगर हम बात कहें तो बहुविवाह नहीं थे, ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि बहुविवाह होते थे, लेकिन बहुविवाह केवल पुरुष कर सकता था, स्त्रियों को बहुविवाह करने की अनुमति नहीं थी। तो क्योंकि बहुविवाह हो सकते थे, बाल विवाह प्रमुख नहीं था। यहां पर बाल विवाह प्रमुख था, बाल विवाह प्रमुख नहीं था। यहां लिखा है बहुविवाह नहीं थे, ये गलत होगा, क्योंकि बहुविवाह थे, मैंने अभी भी बताया। लेकिन अगर ये लिखा होता कि स्त्री बहुविवाह नहीं थे तो सही होता, लेकिन यहाँ पर सामान्य लिखा है। बहुविवाह का मतलब है बहुत सारे विवाह करने का जो रिवाज था, पुरुषों को यह अधिकार था, इसलिए यह कथन गलत है। बाल विवाह नहीं होते थे, यहाँ पर लिखा है बाल विवाह प्रमुख थे, लेकिन ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे। हाँ, उत्तर वैदिक कालीन समाज में धीरे धीरे बाल विवाह की प्रथा शुरू हो गई, लेकिन यहाँ क्योंकि केवल वैदिक युग लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बाल विवाह प्रमुख था, यह कथन गलत है। विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, यह कथन सही है। देखिए, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी ऐसा स्पष्टता नहीं लिखा है, लेकिन एक प्रथा थी यहां पर, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा, नियोग प्रथा में यह कहा गया था, और यह नियोग प्रथा ऋग्वैदिक काल में बहुत प्रचलित थी कि अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो वह स्त्री अपने पति के छोटे भाई के साथ संबंध बना सकती है और अपना बचा हुआ जीवन यापन कर सकती है, लेकिन इसे एक संस्कार के रूप में विवाह का नाम देने का कहीं उदाहरण नहीं मिलता, यानी कि प्रचलन नहीं था विधवा पुनर्विवाह का। इसलिए हमारा उत्तर यही सही होगा, क्योंकि विधवा विवाह कर सकती थी, ऐसा कोई प्रचलन समाज में नहीं था। पत्नी का समाज में अच्छा स्थान था, यह बिल्कुल सही है कि महिला को समाज में, लेकिन यह ऋग्वैदिक काल में ज्यादा था। उत्तर वैदिक काल आते आते थोड़ा सा स्त्री सम्मान में, स्त्रियों की स्थिति में, सम्मान में कमी नहीं आई, स्त्रियों की स्थिति में कमी आई, तो स्त्री का सम्मान अच्छा था, स्त्री का सम्मान स्थान अच्छा था समाज में। ठीक है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र का उच्चारण हम लोग सभी करते हैं, तो इतना महत्वपूर्ण गायत्री मंत्र कितना प्राचीन है, चलिए देखते हैं। ए उपनिषद, बी भगवत गीता, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। तो गायत्री मंत्र का पहला उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो गायत्री मंत्र काफी प्राचीन है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। और गायत्री मंत्र किसके लिए लिखा गया है? गायत्री मंत्र लिखा गया है सूर्य उपासना के लिए, सूर्य उपासना से संबंधित है। सूर्य और कहीं कहीं विश्वामित्र भी कभी कभी लिख करके आ जाता है, तो ये भी समझ लें, सूर्य और विश्वामित्र के संदर्भ में गायत्री मंत्र लिखा गया है, तो सूर्य उपासना से संबंधित है ये, और यह ऋग्वेद के 3रे मंडल से संबंधित है, वहीं से मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? जिसमें समाज को वर्णों में बांट दिया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि में। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतया किसमें पाया गया था? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। तो यह पाया गया है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। देखिए, ऋग्वेद एक ही समय में नहीं लिखाया गया, ऋग्वेद के अलग अलग पार्ट अलग अलग समय में लिखे गए थे। तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में स्थित पुरुष सूक्त में स्पष्टतया वर्ण व्यवस्था की बात यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर ऋग्वेद में जो
जो पुरुष सूक्त में कहा गया है वो स्पष्ट ये कहा गया है कि जो ब्रह्मा हैं उनके यानी कि जो मानव की उत्पत्ति या वर्णों की उत्पत्ति एक ब्रह्म स्वरूप से हुई है और उस ब्रह्म स्वरूप के अलग अलग अंगों से 4 जो पूरे हमारे वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी रचना हुई है और इसी हिसाब से समाज में इनका स्थान है। सर्वोच्च स्थान जो है वो ब्राह्मण वर्ण का था। लेकिन ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था में एक अंतर आ जाता है। ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था जटिल नहीं थी और कर्म पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होने के कारण बहुत ज्यादा जटिल हो गई और इसके अलावा धीरे धीरे इसमें जातियां और उपजातियां भी बन गई। अगर एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में समाज में जो मुख्य अंतर था वो क्या था, तो मुख्य अंतर क्या था? ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था तो थी लेकिन जाति व्यवस्था नहीं थी और सगोत्र विवाह पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते सगोत्र विवाह रोक दिए गए और वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई, कर्म के स्थान पर जन्म आधारित हो गई और साथ ही साथ जाति प्रथा भी शुरू हो गई। तो यहां पर वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद में वर्णित है। महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र का मतलब है कि ऋग्वेद जो है इसमें बहुत सारे नाम लिए गए हैं, जो वर्णन किया गया है उसी के आधार पर इतिहासकार यह अंदाजा लगाते हैं कि इस समय कौन सा देवता सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि जिसका नाम जितने बार लिया गया है यह माना जाता है कि वह उतना ही महत्वपूर्ण रहा होगा। तो सबसे ज्यादा जिसका नाम लिया गया है जिस देवता का, या सबसे ज्यादा मंत्र जिस देवता के लिए लिखे गए हैं वो कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। ए अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण और डी आदित्य। तो सबसे ज्यादा लिखे गए हैं इंद्र के लिए। इंद्र के लिए सबसे ज्यादा मंत्र यहां लिखे गए हैं, कुल 250। ठीक है, 250 बार यहां इंद्र का उल्लेख किया गया है, इसलिए माना गया कि इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। और इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण बनाने के पीछे उद्देश्य भी था, क्योंकि इंद्र युद्ध के देवता थे, इसीलिए इन्हें पुरंदर या किलों को नष्ट करने वाला कहा गया। और वैदिक कालीन जो लोग थे, आर्य थे, युद्ध इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि युद्ध के बिना ये अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकते थे। कभी कबीले आपस में लड़ते थे, फिर क्षेत्र विस्तार के लिए क्षेत्रीय लड़ाइयां होने लगी, तो युद्ध के लिए हमेशा इन्हें तैयार रहना पड़ता था और इसीलिए इंद्र को सबसे ज्यादा प्रमुखता यहां पर दी गई थी। दूसरा महत्वपूर्ण जो देवता है इनका वो है अग्नि। अग्नि के लिए अग्नि का वर्णन ऋग्वेद में 200 बार किया गया है और तीसरे थे वरुण, इनके लिए 30 बार वर्णन किया गया है। तो सबसे प्रमुख देवता प्रथम, द्वितीय और तृतीय, 3 प्रमुख देवता हैं। बाद में अलग अलग ग्रुप में अलग अलग देवता भी आए हैं। तो हमारे ये जो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा वो है बी। सर्वाधिक मंत्र ऋग्वेद के किस वैदिक देवता के लिए कहे गए हैं? वो है वैदिक देवता इंद्र। ठीक है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? देखिए, ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति और विदत 3 राजनीतिक इकाइयां थी। सभा, समिति, जैसे हमारी लोकसभा और राज्यसभा है ना, वैसे ही सभा, समिति और विदत, ये 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थी जिनके माध्यम से उस समय का जो सिस्टम है वो काम करता था। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से ग्रंथ में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। सही उत्तर होगा इसका डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, लेकिन वास्तव में ये सभा और समिति ये ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाइयां हुआ करती थी। और सभा जो है ये श्रेष्ठ जनों की सभा थी, इसमें श्रेष्ठ लोग ही जाते थे। श्रेष्ठ का मतलब है जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। इसमें आम जन जाते थे, आम लोगों की सभा थी, ये आम जनों की सभा थी। और ये क्या थी? ये वो थी जो न्याय करने से संबंधित थे, उससे संबंधित सभा थी। तो ये तीनों जो संगठन है ये तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण अंग माने जाते थे।
इनमें जो समिति थी, आम जन की सभा थी, कहीं ना कहीं यह राजा के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करती थी और राजा सलाह लेने के लिए सभा का सहारा लेता था। इसी के माध्यम से राजा को सलाह दी जाती थी। ठीक है, न्याय संबंधी जो फैसले होते थे उसमें विदग्ध के लोग जो हैं ये विशेषज्ञ होते थे, ये महत्वपूर्ण डिस्कशन करते थे राजा के साथ। निम्न में से किन्हें ऋग्वेद में युद्ध का देवता माना जाता है? पीछे हम लोग बात कर चुके हैं, युद्ध का देवता किसे माना जाता है? तो युद्ध का देवता माना जाता है इंद्र को। ठीक है, इंद्र युद्ध के देवता थे। अग्नि क्या थे? अग्नि जो थे ये मध्यस्थ का काम करते थे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ये मध्यस्थ का काम करते थे। लेकिन ऋग्वैदिक समय जो था या वैदिक समय जो था, इसमें यज्ञों का बहुत महत्व था। और जैसे ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल आगे बढ़ता गया, यज्ञ और धार्मिक कर्मकांड और भी ज्यादा जटिल होते गए और समाज में इन धार्मिक रीति रिवाजों की वजह से बहुत ज्यादा कट्टरता और जटिलता आ गई थी। तो ये जो यज्ञ होते थे, उस यज्ञ में जो आहुतियां दी जाती थी अग्नि के माध्यम से ही दी जाती थी। और ऐसा माना जाता था कि मनुष्य और देवताओं के बीच में अग्नि ही वो माध्यम है जिससे मनुष्य और देवता आपस में मिलते हैं। यानी कि मनुष्य द्वारा देवताओं को जो भी अर्पित किया जाता है वो अग्नि के माध्यम से ही होता है। जैसे आपने देखा, अभी हमारे यहाँ कोई पूजा होती तो उसमें यज्ञ होता है, और यज्ञ होता है तो उसमें सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित की जाती है। या हम ये कहें कि जब हम पूजा करते हैं तो उसमें भी पहले हम अग्नि को बुलाते हैं, चाहे वो एक दीपक जलाएं, चाहे एक अगरबत्ती जलाएं। दीपक और अगरबत्ती भी अग्नि को ही बुलाने, आवाहन करने का एक माध्यम है, क्योंकि अग्नि रूपी जो वो एक दिया या अगरबत्ती या अग्नि यज्ञ आहुति, यज्ञ की जो अग्नि है, उसके बाद ही हम देवताओं से अपनी आराधना करते हैं और उसके माध्यम से हम जो प्रार्थना करते हैं या जो भी उस यज्ञ आहुति में अर्पित करते हैं वह सीधे इन अग्नि देवता के माध्यम से भगवान तक, ईश्वर तक पहुंचता है। ऐसा मानना है, उस समय के लोगों का मानना था। तो इसीलिए अग्नि का क्या स्वरूप था? यह मनुष्यों और देवताओं के मध्य में मध्यस्थ का कार्य करता था। ये क्या है? ये युद्ध के देवता हैं। और सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रकार से हमें ताजगी देने के लिए, या सूर्य एक प्रकार से ऐसा एक देखिए, सूर्य को माध्यम नहीं बनाया गया है, ना ही सूर्य कोई एक विशेष प्रकार के देवता थे, लेकिन सूर्य को एक विशेष वर्ग में, जैसे अंतरिक्ष के देवता में रखा गया है, तो अलग से ये देवता नहीं थे। वरुण क्या है? वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा गया है, ऋतस्य गोपा। और ये किसके देवता थे? ये प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित थे। जो प्राकृतिक घटनाएं होती थी उससे संबंध था, प्राकृतिक घटनाओं से संबंध था वरुण का। ठीक है, और वरुण तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक आर्यों के। तीसरे महत्वपूर्ण, पहले इंद्र, दूसरे अग्नि और तीसरे वरुण, तीसरे स्थान पर वरुण आते थे। ये व्याख्या जो साथ साथ हो रही है इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 4 महत्वपूर्ण कथन लिखे हुए हैं किसके संबंध में? ऋग्वेद। यहां पर आपको बता दें, एक बार फिर से बता दें कि जो वैदिक काल था, वैदिक काल के संदर्भ में थोड़ा सा मैं बता दें। वैदिक काल कब माना गया है? पहली बात तो इसे वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बारे में हमें वेदों से प्राप्त होता है। जो भी जानकारी होती है वह वेदों से जानकारी हमें प्राप्त होती है, इसीलिए इसे हम वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, और वैदिक काल में जो इनकी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता थी, उसको संचालित करने वाले जो लोग थे उन्हें हम आर्य कहते हैं। इसीलिए क्योंकि इसके संस्थापक आर्य थे, इसे हम आर्य संस्कृति भी कहते हैं या आर्य सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, आर्य सभ्यता भी कहते हैं। अब वेद मुख्य रूप से 4 प्रकार के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है और बाकी 3 वेद बाद में लिखे गए हैं। तो इनका समय बहुत अलग अलग है, काफी विस्तारित इनका समय है। इसीलिए जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद जो है, ऋग्वेद को लिखते, ऋग्वेद के रचना का समय माना गया है कि ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से, ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य
इसकी रचना हुई है। ऋग्वेद की रचना कब हुई है? ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुई है। इसीलिए इस अवधि को कहा जाता है ऋग्वैदिक काल। बहुत अच्छे से समझिएगा, इसको कहा जाता है ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल के साथ साथ इसको हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। दोनों ही सही हैं, पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। ठीक है, समय सामने लिखा। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यही वो समय था जब ऋग्वेद की रचना मानी गई है। तो जिस समय में ऋग्वेद की रचना हुई है उसी समय को ऋग्वैदिक काल कहा गया, क्योंकि इस समय की पूरी जानकारी हमें ऋग्वेद से ही मिलती है। ऋग्वेद के अलावा कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जहां से हमें पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिले। तो एक समय ये हो गया वैदिक काल का, एक पक्ष ये हो गया। दूसरा क्या है? वह समय जिसमें अन्य 3 जो वेद हैं वो लिखे गए। क्या क्या लिखा गया? सामवेद लिखा गया, ठीक है। सामवेद के अलावा यजुर्वेद लिखा गया, यजुर्वेद लिखा गया और अथर्ववेद लिखा गया, अथर्ववेद। और इसके अलावा और क्या लिखा गया? ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, आरण्यक लिखे गए। ये सब वैदिक साहित्य में आता है, आगे आपको बताएंगे। आरण्यक लिखे गए और उपनिषद लिखे गए। ये इनसे यानी कि ये सारा जो ग्रंथ है, ये जितना भी साहित्य है, इस साहित्य की रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व से, लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य इस साहित्य की रचना हुई है। इसलिए इस अवधि के बीच में जो भी संस्कृति या सभ्यता थी उसके बारे में जानकारी हमें इन ग्रंथों से, इन साहित्य से मिलती है। इसीलिए क्योंकि ये बाद में लिखे गए थे, इसीलिए इसको हम, इस अवधि को 1000 से 600 ईसा पूर्व की अवधि को हम क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल इसको हम कहते हैं, उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इसका मतलब कि वैदिक काल का जो विभाजन किया गया है वो इन साहित्य के आधार पर लिखा गया है। वह साहित्य जिससे हमें वैदिक काल के आरंभिक समय की जानकारी मिलती है, उसके आधार पर, उसकी रचना के समय के आधार पर हमने उसका नाम ऋग्वैदिक काल बताया। और वह साहित्य जिससे हमें 1000 से 600 ईसा पूर्व की जानकारी मिलती है और यह साहित्य इसी समय लिखा गया था, तो इस समय होने वाली घटनाक्रम इसमें वर्णित है, इसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं वैदिक साहित्य। और अगर वैदिक काल की हम बात करें तो पूरा वैदिक काल आ जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, ठीक है, 600 ईसा पूर्व। और 600 ईसा पूर्व के बाद कौन सा नया समय शुरू हो जाता है? ये हो जाता है महाजनपद काल। और इसी महाजनपद काल में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी हुए थे। तो कुल मिलाकर के वैदिक काल संगठित रूप से इतना है, लेकिन इसे जब 2 भागों में बांट देंगे तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। और ये विभाजन इस ग्रंथों की रचना के आधार पर किया गया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखें हमारा प्रश्न क्या था। प्रश्न पूछा है शुरुआती जो हमारा वैदिक काल है यानी कि ऋग्वेद के संबंध में पूछा है। अब ऋग्वेद का संबंध पूछा है, ऋग्वैदिक काल के बारे में पूछा है, तो कब से पूछ रहा है? ये पूछा जा रहा है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच की घटनाओं से पूछा जा रहा है। और इसके बारे में जो भी जानकारी है सब ऋग्वेद से ही मिली है। तो ऋग्वेद के संदर्भ में जो भी है क्या सही नहीं है जो लिखा है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, देवों की पूजा एवं प्रार्थना यज्ञ कर्म कांडों के द्वारा की जाती थी, बिल्कुल सही है ये। बी, देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जाता था, बिल्कुल सही है, क्योंकि यज्ञ कर्मकांड किए जाते थे और देवताओं की आहुति की जाती थी, देवताओं को बुलाया जाता था किसके माध्यम से? यज्ञों के माध्यम से, यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से देवताओं को यह मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप के लिए प्रेरित किया जाता था। यह कथन सही है। पूछा है सही नहीं है। ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा, ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपमुक्त होता है वह
देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है? बिल्कुल सही, अभी मैंने बताया अग्नि मध्यस्थ का काम करता था। डी है यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे, ये गलत है। और पूछा है कि क्या सही नहीं है, तो ये वाली बात सही नहीं है, क्योंकि कहीं भी मंदिरों में यज्ञ संपन्न करने की बात नहीं हुई है और मंदिरों का कोई साक्ष्य यहां पर नहीं मिलता। याद रखना कि वैदिक काल में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता, ना ही हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य मिलता था। तो लेकिन हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा थी, परंतु वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा का साक्ष्य भी नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर के ये चौथा वाला वाक्य गलत है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में मंदिरों का साक्ष्य नहीं मिलता है। ऑप्शन डी सही है। फिर ये कहां होते थे? सामूहिक रूप से, पहले व्यक्तिगत रूप से होते थे हवन यज्ञ और बाद में सामूहिक रूप से होने लगे। एक बड़े धार्मिक अनुष्ठान के रूप में पूरा समाज मिलकर के यज्ञ करता था, जिसमें पुरोहित की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है वैदिक युगीन सभा। सभा से अभी मैंने सभा समिति और विदत के बारे में बताया था, उसी सभा से प्रश्न आया है। सभा क्या थी? ए गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, बी राज दरबार होता था, सी मंत्र परिषद थी, डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो राज्य के समस्त लोगों की जो राष्ट्रीय सभा थी वो तो समिति थी। ठीक है, यहां पूछा है सभा क्या थी? श्रेष्ठ जनों की एक सभा थी, श्रेष्ठ जनों का एक संघ था, और ये श्रेष्ठ जन क्या थे? ये मंत्रीगण थे, और मंत्रीगणों की सभा को हम क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। तो ऑप्शन सी है, मंत्री परिषद थी। यह राजा को महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह देने का कार्य करते थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है? आप जानते हैं कि नदियों का महत्व आरंभ से ही भारत की संस्कृतियों में रहा, चाहे वो सिंधु सभ्यता हो या वैदिक सभ्यता हो। तो यहाँ पर नदियों के उल्लेख मिलते हैं ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में कौन सी एक नदी को इन महत्वपूर्ण नामों से संबोधित किया गया है? ए सिंधु, बी सरस्वती, सी वितस्ता और डी यमुना। तो सही उत्तर होगा सरस्वती। अब इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, सरस्वती को नदी तमा, देवी तमा या माते तमा कहा गया है। इसका मतलब है पवित्र नदी। ठीक है, पवित्र नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल की या ऋग्वेद में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी कहा गया है, तो वो सरस्वती है। लेकिन सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो सिंधु नदी है, और सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती है। और गंगा का ज्ञान इन लोगों को नहीं था। गंगा का ज्ञान हम नहीं कहेंगे, लेकिन ऋग्वैदिक सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार था वो गंगा नदी के पूर्व में नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का विस्तार गंगा नदी के आगे भी हुआ है, इसीलिए ऋग्वेद में गंगा का जिक्र बहुत कम बार किया गया है। तो यहाँ अगर गंगा लिखा भी होता तो भी उत्तर नहीं था, क्योंकि आज के संदर्भ में गंगा का महत्व अलग है, उस संदर्भ में अलग था। तो तत्कालीन समय में ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी या नदी तमा का दर्जा दिया गया है, जबकि महत्व की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सिंधु नदी थी, क्योंकि पूरी ऋग्वैदिक सभ्यता जिस सप्त सैंधव प्रदेश में बसी हुई थी, आरंभिक वैदिक सभ्यता, वह सप्त सैंधव प्रदेश सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल बहाव क्षेत्र के आसपास ही हुआ करता था। तो सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी हुआ करती थी। लास्ट प्रश्न है हमारा, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक नदी के साथ की जा सकती है? देखिए, वैदिक काल और उसके पहले भी नदियों को प्राचीन नामों से बुलाया गया था। तो आधुनिक संदर्भ में वे प्राचीन नाम किस तरह से मीनिंगफुल होते हैं पूछा गया है। इनमें से किस नदी को अस्किनी नाम से बुलाया जाता था? ए व्यास नदी, बी रावी नदी, सी चेनाब नदी, डी झेलम नदी। तो सही उत्तर है सी चेनाब नदी। चेनाब नदी का ही प्राचीन नाम है अस्किनी। ठीक है, इसका प्राचीन नाम है अस्किनी। ठीक है, तो इसका प्राचीन नाम क्या है? परुष्णी। इसका क्या है? इसका नाम है बिपाशा। तो अलग अलग नामों से बुलाए गए थे। तो अस्किनी नदी या चेनाब नदी वर्तमान कहाँ है? वर्तमान जम्मू एंड कश्मीर में है, और वहां से ये पंजाब होते हुए पाकिस्तान जाती है। सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान में इसके जल का बंटवारा किया गया है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे RO और अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम से संबंधित। जितने भी एग्जाम आप देंगे, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो UPSC से रिलेटेड हो, स्टेट लेवल के हो, सेंट्रल लेवल के हो, सभी के लिए बराबर महत्वपूर्ण है हमारा ये प्रैक्टिस सेट।
और ये है क्वेश्चन। हर बार की तरह मैं आपको बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन के आंसर शीट में और यहाँ जो व्याख्या की गई है उसमें कोई आपको अलग अलग कुछ भिन्नता दिखाई देती है तो उसके बारे में जरूर बताएं। हो सकता है यहाँ मिसप्रिंट होने की वजह से गड़बड़ हो गई हो। टीचर द्वारा जो व्याख्या की गई है, जो आंसर बताया गया वही सही होगा, उसी को सही माना जाएगा। तो इसको देखिए, बार बार इसको पढ़िए, इस पर्सनल नोट्स बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।